हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। दिस द सीरीज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम आईएनसी से लेके इंडिपेंडेंस तक स्टडी करने वाले हैं। तो मॉडरेट्स पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हमने देखा कि इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, कौन से लीडर्स थे इसमें, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इंडियन नेशनल मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सट्रीमिस्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि आईएनसी फिर दो आइडियोलॉजीज में डिवाइड हो जाती है, एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स। मॉडरेट्स को हमने डिस्कस किया, अब एक्सट्रीमिस्ट्स की बात करते हैं। इनका टाइम पीरियड क्या बन जाता है, 1905 से लेके 1909। अब हम देखेंगे ये कौन से, इसमें कौन कौन से लीडर आते हैं, कैसे ये ग्रीव हो गए, रीजन क्या बन गए उस चीज का। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड मैंने आपको बताया कि 1905 से लेके 1909 तक ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेट हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से लीडर्स होते हैं, तीन एरियाज आपको मेनली याद रखने हैं। बंगाल वाज द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, वहां से बहुत ही ज्यादा मूवमेंट्स उठी है, एक्टिविटीज उठी है। इसी तरह महाराष्ट्र, इसी तरह पंजाब, ये तीन एरियाज है जहां पे मेन स्कूल्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थे। तो इनके लीडर्स कौन थे, बंगाल में कौन कौन सा था, बिपिन चंद्र पाल, आप सब लोगों ने सुना होगा नाम, अरबिंदो घोष, अश्विनी कुमार दत्त, राज नारायण बोस, ये थे बंगाल में इस आइडियोलॉजी के लीडर्स। अब करते हैं बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में थे बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी, और विष्णु शास्त्री चिपलंकर। इसी तरह पंजाब में इसका लीडर कौन था, लाला लाजपत राय। तो ये जो तीन मेन नेम्स है, इनको याद रखने के लिए बोला जाता है बाल पाल लाल। बाल पाल और लाल, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कहां से आते हैं, पंजाब से। बिपिन चंद्र पाल कहां पे लीडर था, ये था बंगाल में। और बाल गंगाधर तिलक कहां पे थे, महाराष्ट्र में। तो ये थे मेन लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिक टेनेट्स ऑफ दिस स्कूल, यानी कि इनके क्या रूल्स थे, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उस पर हम बात करेंगे। इन्होंने सिंपल बोला कि हमें बाहर से कोई रूल करने वाला क्यों आए, तो हमें क्या करना है, हेट्रेड फॉर फॉरेन रूल। जो ये फॉरेन रूल बाहर से आया हुआ यहाँ पे हमें हुकूमत कर रहा है हमारे ऊपर, इसके खिलाफ हमें हेट्रेड लोगों के दिलों में पैदा करनी है। इसी तरह इन्होंने बोला कि जो हमारी नेशनल मूवमेंट होगी उसका गोल क्या होगा, स्वराज। स्वराज का मतलब क्या है, सेल्फ रूल, यानी कि हम अपने लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, तो हम खुद अपने आप पे रूल करेंगे, बाहर से कोई क्यों आएगा हमें रूल करने के लिए। ये इनका मोटो था, गोल था। और मॉडरेट से किस तरह डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, इन्होंने बोला डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन रिक्वायर्ड। मॉडरेट्स ने बोला था कि हम डायरेक्ट एक्शन कोई नहीं कर सकते गवर्नमेंट के खिलाफ, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, हम उतने ताकतवर नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, पी का मतलब प्रे, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। पिटिशन, प्रे एंड प्रोटेस्ट, ये थी तीन आइडियोलॉजीज किनकी, तीन मेन आइडियोलॉजीज मॉडरेट्स की। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने क्या बोला, डायरेक्ट एक्शन इज रिक्वायर्ड, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन इज रिक्वायर्ड। इसी तरह जो मॉडरेट्स थे उन्होंने मासेस को, जो मेन मासेस था, जनरल मासेस था, उनको दूर रखा था अपनी आइडियोलॉजी से। उन्होंने बोला था ये अनपढ़ ज्यादा है, हमें रेजोल्यूशन की बात करनी है, पिटिशन की बात करनी है, तो इसमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग होने चाहिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करे, पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने बोला कि मैसेज पे हमें क्या रखना है, डिपेंडेंट होना है, क्योंकि एक्चुअल में वही लोग हैं, आम लोग हैं, जो चैलेंज करेंगे किसको, अथॉरिटी को, ब्रिटिश राज को। एक्चुअल में कौन चैलेंज करेगा, वो है कॉमन मैसेज। इसी तरह इन्होंने बोला जब डायरेक्ट एक्शन करनी है, इतना सारा काम करना है, तो इसके लिए कुर्बानी भी देनी होगी। कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं चलेगा, जैसे जेल जाना पड़ेगा, जलियांवाला बाग में लोगों को मार दिया जाता है, तो ऐसी ऐसी कुर्बानी देनी पड़ती है सेल्फ रूल के लिए, फॉरेन रूल को हटाने के लिए। तो ये थे इनके बेसिक रूल्स या आइडियोलॉजी आप बोल सकते हो। अब हम बात करेंगे ये क्यों बढ़ गया। पहले अगर मॉडरेट्स थे कांग्रेस में, तो ये मिलिटेंट नेशनलिज्म या एक्सट्रीमिस्ट्स कहां से आ गए, इनकी आइडियोलॉजी क्यों बढ़ गई।
सबसे पहली बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट कंसीडरिंग एनी ऑफ देयर इंपॉर्टेंट डिमांड्स। जो मॉडरेट्स वगैरह थे उनकी जो इंपॉर्टेंट डिमांड थी वो नहीं मानी जाती थी। फॉर एग्जांपल, जब हम पहले पार्ट में पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडियंस ने लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, लेकिन वहां पे उनको बजट पे कोई जोर नहीं चलता, वो उस पर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते थे, कोई वोट नहीं कर सकते थे बजट पे। इसी तरह वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। जिस तरह आज पार्लियामेंट में अगर किसी मिनिस्टर को क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वो कोई जवाब देगा तो उसको यहां से क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे कौन, मॉडरेट्स। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट जो भी डिमांड थी वो नहीं मानी जाती थी। इकोनॉमिक कंडीशन भी खस्ता हाल हो गई थी लोगों की 1890s में। 1896 से लेके 1900 तक जो फेमाइन आए, कहत साली पड़ गई, उसमें 90 लाख लोग मर गए, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि ब्रिटिश राज ने कोई परवाह नहीं की। उन्होंने फेमाइन्स के लिए कुछ नहीं किया, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और ज्यादा खस्ता हाल होने लगी। इसी तरह दूसरा रीजन क्या था, ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ने क्या बोला, हमें जनरल मासेस पे फोकस करना है, वही ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे। तो तिलक, अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल ने क्या किया, रिपीटेडली अर्ज्ड द नेशनलिस्ट टू रिलाई ऑन कैरेक्टर एंड कैपेसिटीज ऑफ इंडियन पीपल। उन्होंने बोला कि आम लोगों को शामिल करो, वही एक्चुअल में असली काम करेंगे। इसी तरह एजुकेशन का बड़ा रोल रहा। जब लोग एजुकेट हो गए, उन्होंने अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, अपने लोगों के बारे में पढ़ा, उन्होंने फॉरेन के रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिका रेवोल्यूशन, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो उनके अंदर अवेयरनेस जाग गई। उनके अंदर ये जागने लगा कि बाहर से कोई क्यों आएगा हमें रूल करने के लिए। उनको नए नए मेथड्स के बारे में पता चल गया। इसी तरह इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस में क्या है, जापान 1868 में बन जाता है इंडस्ट्रियल पावर। तो वो भी एक एशियन कंट्री है, तो इंडियंस को होने लगा कि एशियन कंट्री भी अब उभरने लगे, तो हम भी कोशिश करेंगे, हम भी बन सकते हैं। इसी तरह इथोपियंस ने डिफीट दिए इटालियन आर्मी को। इटालियन आर्मी एक यूरोपियन आर्मी है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जर्मनी, फ्रांस, इटली, जर्मनी ने आपस में कॉलोनीज को बांट दिया, तो इटली को इथोपिया मिला था। इथोपियंस ने किसको हराया, इटालियन को। तो इंडिया ने सोचा कि जब इथोपियंस एक यूरोपियन कंट्री को हरा सकते हैं तो हम भी हरा सकते हैं। इसी तरह ब्रिटिश ने रिवर्सेस फेस किए, यानी कि उनको नुकसान होने लगा, उनको बहुत ज्यादा डिफीट होने लगी। किनमें, बोर वार्स में, जो 1899 से लेकर 1902 तक हो गए। तो इंडिया की आइडियोलॉजी क्या बन गई, यार ब्रिटिश भी, उनको भी हराया जा सकता है। इसी तरह जापान ने, एक मेन इंपॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री में, जापान ने रशिया को हरा दिया 1905 में। तो इसकी वजह से क्या हो, क्योंकि जब एक एशियन पावर जापान एक जबरदस्त पावर रशिया को हरा सकता है, तो हम ब्रिटिश को क्यों नहीं हरा सकते। इसकी वजह से लोगों में और ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और लोगों में जोश आने लगा और उनको ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने में और ज्यादा फायदा हो गया। इसी तरह डिससेटिस्फेक्शन विद अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स को बहुत सारी चीजें, उनकी डिमांडें नहीं मानी जाती थी, तो उनके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नाखुश हो गए ब्रिटिश राज से, और उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई एक्सट्रीमिस्ट से। और उनको भी जो मेन आइडियोलॉजीज ऑफ मॉडरेट्स थे, उनको बोला गया कि आप लोगों की मांगे ही नहीं मानी जाती है, सिर्फ पिटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है इससे। ब्रिटिश तो इसको ऐसे ही ले रहा है, इसलिए हमें अपने मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए, कुछ अलग तरीके के, जिससे ब्रिटिश हमारी डिमांडें पूरी कर सके। रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, तो यहां पे क्या होता था, यहां पे रूल करने के साथ साथ मिशनरीज आते थे। उन्होंने यहाँ पे रिलीजन में इंटरफेयर करने लगा, जैसे सती वगैरह वो बैन करने लगेंगे। विडोज रिमैरिज एक्ट आ गया विडोज के साथ। तो यहाँ के लोगों को लगा कि ये यहाँ पे हमारे रिलीजन के खिलाफ, हमारे कस्टम्स को क्या कर रहे हैं, इंडल्ज कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। और बहुत सारे हिस्टोरियन जो ब्रिटिश के थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन पास्ट को थोड़ा कम दिखाया था कि ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में कोई पोटेंशियल नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंदा, बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी दयानंद ने अपनी हिस्ट्री को फिर से ब्राइट कलर्स में लिखा। उन्होंने अब फिर से अपनी हिस्ट्री को रिपीट किया, पढ़ा लिखा और लोगों तक पहुंचा दिया। देखो हमारे जो पिछले लोग थे वो कितने महान थे, उस बारे में, यानी कि हिस्ट्री को फिर से रिवाइज किया, लोगों तक असली
असलियत पहुंचा दी, जिसकी वजह से लोगों में और ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस और रेस्पेक्ट बढ़ने लगा। इसी तरह रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन, लॉर्ड कर्जन यहाँ पे वाइसरॉय होते हैं, तो इसकी ये बहुत सारी पॉलिसीज लाता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल हम देखेंगे आगे जाके, वो भी इसी का किया करदा है। बहुत सारे एक्ट्स इसने लाए जिसकी वजह से लोग बहुत तंग हो गए, वो हम आगे जाके देखेंगे इसने क्या क्या किया। तो उन सब चीजों से तंग आके लोगों में और ज्यादा गुस्सा आने लगा और उन्होंने बोला कि हमें अपनी आइडियोलॉजी, हमें अपने तौर तरीके चेंज करने चाहिए। लॉर्ड कर्जन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये थे कुछ रीजन जिसकी वजह से मिलिटेंट नेशनलिज्म या एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया लोगों में, या नई आइडियोलॉजी इंडियन नेशनल कांग्रेस में आ गई। ये एक ओवरऑल व्यू था। आपको सिंपली याद रखना है क्या क्या चीजें थी, मेन चीजें, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। मेन आइडियोलॉजी आपको दिमाग में रखनी है कि क्या हो गया था, किस तरह से लोग तंग आ गए थे और किस तरह से वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले गए, और फिर इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में एक नया रेवोल्यूशन आ गया। तो कुछ व्यूज देखते हैं एक्सट्रीमिज्म के बारे में। स्वामी विवेकानंदा बोलता है, इफ देयर इज ए सिन इन द वर्ल्ड इट इज वीकनेस। अगर दुनिया में कोई गुनाह है वो है कमजोरी। अवॉइड ऑल वीकनेस, वीकनेस इज सिन, वीकनेस इज डेथ। जब इंसान कमजोर हो जाते हैं तो यही गुनाह है, यही मौत आ जाती है एक इंसान के लिए। बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिज्म के बारे में बोलता है, द एक्सट्रीमिस्ट्स ऑफ टुडे विल बी द मॉडरेट्स ऑफ टुमारो। ये बोलता है कि जब हम एक्सट्रीमिस्ट आज हो जाएंगे, जब हमारी मांगे पूरी की जाएंगे, हम भी कल को मॉडरेट्स बनेंगे। जिस तरह से आज के मॉडरेट्स है वो कल के एक्सट्रीमिस्ट्स थे, यानी कि वो भी मॉडरेट आज इसलिए है क्योंकि वो परसों एक्सट्रीमिस्ट थे, अब वो मॉडरेट्स बन गए। तो ये थी बाल गंगाधर तिलक की कुछ आइडियोलॉजी, इससे थोड़ा याद रहता है। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, उसको भी अगले लेक्चर में फिर हम डिस्कस अच्छे से करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए।